दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी एट होम। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 6 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन का पाठ 4 का भाग 2 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था पृथ्वी की गति कि वो लट्टू की तरह घूमती है, और हमने पढ़ा था परिभ्रमण और परिक्रमण क्या होते हैं, पृथ्वी की दैनिक गति क्या है। आइए हम इसके आगे का भाग की चर्चा करते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करती है। तो दोस्तों, उसका रास्ता कैसा है? बिल्कुल गोल नहीं है, उसका रास्ता है दीर्घवृत्ताकार। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक दीर्घवृत्त बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस दीर्घवृत्त के मतलब इसको इस तरह से अंडे की शेप में हम कह सकते हैं, ये इस तरह का लगभग ऐसा कुछ होता है। तो इस रास्ते पे चलते हुए वो सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। कितने दिन में? यह चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा होती है, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी की यह परिक्रमण या वार्षिक गति कहलाती है। दोस्तों, अधिवर्ष अर्थात लीप ईयर क्या होता है? सामान्यतः एक वर्ष 365 दिन का होता है, और प्रत्येक वर्ष के अंतराल हमने पीछे देखा था कि पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो 365 दिन में एक वर्ष बन जाता है। तो जो अतिरिक्त 6 घंटे बचते हैं हर चौथे वर्ष में, वह एक अतिरिक्त दिन 24 घंटे के रूप में जोड़ दिया जाता है। इसलिए यह चौथा वर्ष 366 दिन का होता है। इसे अधिवर्ष या लीप ईयर कहते हैं। अधिवर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन के बजाय 29 दिन का होता है। और दोस्तों, ये कौन सा साल होगा? तो ऐसा कोई वर्ष जिसको हम 4 से पूरा विभाजित कर देते हैं, वह लीप ईयर होता है। जैसे 2020 को हम 4 से पूरा डिवाइड करते हैं तो पूरा डिवाइड हो जाता है। उसके बाद में कब होगा? 2024 अगला लीप ईयर होगा। उपसौर और अपसौर। तो दोस्तों, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। इस स्थिति को उपसौर या पेरिहीलियन कहते हैं। पृथ्वी के बीच की दूरी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है कब? 3 जनवरी को। तो ये उपसौर कहलाता है। और इसी प्रकार 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपसौर या एपीहिलियन कहते हैं। ऋतु परिवर्तन। दोस्तों, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर एक अंडाकार शेप में लगाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। तो पृथ्वी का रूट ये है, और इससे पृथ्वी सूर्य का चारों चक्कर लगाती रहती है। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण वर्ष भर सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात यह वर्ष के 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम सूर्यताप प्रदान करता है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो हिस्सा है, इसके इधर का हिस्सा तो दिन है, यानी कि सूरज की किरणें पड़ने, इधर रात हो गया। तो आप देख सकते हैं ये इधर है नॉर्थ पोल और उसके नीचे है साउथ पोल। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक, आप अगर हम पूरा एक चक्कर कितने टाइम में लग रहा है? ये 365 दिन में, यानी कि 12 महीने में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो सूर्य है, यहाँ पे भी रोशनी है और यहाँ पे भी साउथ पोल पे रोशनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परिस्थिति चेंज हो जाती है। यहाँ पे नॉर्थ पोल पे रोशनी पहुँच जाती है, और ये 6 महीने तक यही कंडीशन रहती है। नॉर्थ पोल पे यहाँ पे भी रोशनी है। तो इस तरह से 6 महीने एक तरफ रहता सूरज और 6 महीने एक तरफ रहता है। इसी की वजह से क्या, जितने भी ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का उत्तरायण होना कहते हैं, या ग्रीष्म संक्रांति या उत्तर अयनांत कहते हैं। कब? 21 जून को। और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या मकर संक्रांति या शीत संक्रांति या दक्षिण अयनांत कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं दोस्तों, इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। इस समय मकर रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप
होता है। कब? जब मकर संक्रांति होती है, वहाँ पे सूरज वर्टिकल या सीधा दिखाई पड़ता है। दोस्तों विषुव क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर यानी कि विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। एक साल में 2 बार ऐसी कंडीशन बनती है जब सूर्य भूमध्य रेखा पर वर्टिकल चमकता है, तो उसे विषुव कहते हैं। पूरी पृथ्वी पर इस समय दिन और रात की अवधि समान यानी कि 12-12 घंटे की होती है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक सूर्यताप होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा सूर्यताप का मतलब है सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इन तिथियों को विषुव या इक्विनोक्स कहते हैं। दोस्तों विषुव जो इक्विनोक्स वर्ड है 2 वर्डों से मिलकर बना है। इक्वी मीन्स इक्वल और नॉक्स का मतलब है नाइट, यानी कि दिन और रात जब बराबर होते हैं। 21 मार्च को वसंत विषुव होता है और 23 सितंबर को शिशिर विषुव होता है। अब दोस्तों पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो दोस्तों पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या होते हैं? आप यहाँ पे पृथ्वी को देख रहे हो कि इसको हमने 3 अलग अलग जोन में डिवाइड किया है। दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य सबसे अधिक सूर्यताप प्राप्त होने के कारण इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। आप देख रहे हैं विषुवत रेखा है, इसमें जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये वाला, ये विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा और उसके नीचे मकर रेखा है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच के हिस्से को हम उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। यहाँ पर वर्ष भर क्या है? अधिक गर्मी होती है। और उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे पिंक कलर में ये वाला जो हिस्सा है, ये आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा के बीच वाला हिस्सा, और इधर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त यानी दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का हिस्सा, इनको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ पे कुछ समय गर्मी रहती है और कुछ समय सर्दी रहती है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त, ये आप देख रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त यानी कि आर्कटिक वृत्त और ध्रुव के बीच की दूरी, बीच वाला हिस्सा, और इसी प्रकार अंटार्कटिक वृत्त और ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बीच वाला हिस्सा जो गोलार्ध है, इनको हम शीत कटिबंध या फ्रीज जोन कहते हैं। वर्ष भर यहाँ पे क्या होता है? अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए इनको शीत ध्रुव या फ्रीज्ड जोन कहते हैं। दोस्तों ये हमने डिस्कस कर लिया था। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून को यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। इसके उल्टी स्थिति होती है 22 दिसंबर को, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है दिसंबर के महीने में, और दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन सबसे लंबा दिन होता है और ग्रीष्मकाल होता है, जैसा हमारे यहाँ 21 जून को होता है। तो दोस्तों आज हमने इसमें डिस्कस किया ये सब कुछ, जिसमें कि हमने पृथ्वी के परिक्रमण, दिन और रात की अवधि और ऋतु परिवर्तन किस प्रकार होता है। अब इसका जो शेष भाग है उसमें हम अभ्यास करेंगे, जिसको हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। आशा है आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। जो गलती हुई हो या जो कमी है उसको मैं कोशिश करूँगा और उसको सुधारने की, और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि और क्या क्या इसमें इम्प्रूव किया जा सकता। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, और आपको कुछ कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।